हे एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा होमवर्क सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए, और उससे रिलेटेड हम हर रोज टॉप 50 एमसीक्यूज लेके आते हैं लूसेंट में से, जिससे कि आप खुद को जांच कर सके कि आपने जो होमवर्क दिया गया है वो आपने ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो बिल्कुल आज मैं आपके सामने दोबारा से एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं, जो है आज का सेट नंबर 7 यानी 7वें एपिसोड का ये होमवर्क जो दिया गया था उस रिलेटेड ये वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क को पूरा तरीके से ढंग से पढ़ा होगा, और उसी से रिलेटेड ये आज का हमारा 50 क्वेश्चन का, टॉप 50 क्वेश्चन का, बेहतरीन छाटे हुए क्वेश्चंस का मैं आपके लिए एनालिसिस और वीडियो लेके आया हूं। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं लूसेंट टॉप 50 क्वेश्चंस का टेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा एरोमापैथी शब्द किससे संबंधित है? एरोमापैथी शब्द किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा पद्धति से। ठीक है, तो एरोमापैथी जो शब्द है, एरोमापैथी, ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, चिकित्सा से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में सबसे पहले वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो सबसे पहला जो वर्णन मिलता है ना, देखिए ये मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, पौधों के आरोग्यकारी यानी पौधों में जो रोगों को ठीक करने वाले जो गुण होते हैं, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसका सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में ही किया गया है। हमारे वेदों की बात हो रही है। 3 देखते हैं। सतावर पौधे की जड़ का उपयोग ज्वार रोग में डैश किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलाकर। ठीक है, तो जो सतावर पौधे होते हैं ना, इनका जो जड़ का उपयोग जो है जला के किया जाता है। कब? बुखार में। ठीक है, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी यानी CSIR का एक उपक्रम है। यह डैश में स्थित है, ये कहां पे एस्टैब्लिश्ड है, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किन से? तो संसार का जो सबसे लंबा पौधा है वो रिलेटेड है जिम्नोस्पर्म से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कमेंट करके आपको जरूर बताना है मध्य प्रदेश में कितने % वनावरण क्षेत्र है हमारे इंडिया का। टोटल इंडिया नेशनल लेवल का मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने लूसेंट का हमारा दिया गया होमवर्क पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बताएंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कितना है भारत में वनावरण क्षेत्र और बिहार में कितना है, ये दोनों आपको बताना है कमेंट करके। 7 देखता हूं मैं। 7 है हमारा, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो भारत सरकार द्वारा जो केंद्र में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1980s में। ठीक है, 8 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां है? तो UNEP का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। पर्यावरण सफोकेशन क्या है? देखिए पर्यावरण सफोकेशन जो है ना, ये ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव पड़ना, यही है पर्यावरण सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन मतलब क्या? घुटन, बेचैनी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सफोकेशन, और हिंदी में घुटन और बेचैनी, जिसको इंग्लिश में सफोकेशन बोलते हैं, जो कि हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वही है ऑक्सीजन का जब हमारे लाइफ में जब कमी होता है उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल सफोकेशन, पर्यावरण सफोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को यानी 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? कमेंट करके आपको जरूर बताना है। 11 देखते हैं। 11 में क्या है? विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व मानवता दिवस जो है ना, ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इस रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है, आप देख लें। विश्व मानवता दिवस मनाए जाने की शुरुआत सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में साल 2008 में स्वीडन द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किया गया था, और इस वर्ष विश्व भर में 11वीं बार मानवता दिवस को सेलिब्रेट करा गया। ठीक, 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देखिए तो गोवा का जो राज्यपाल अभी हाल ही में जिन्होंने जो बने हैं वो हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 अगस्त 2020 को भगत सिंह कोश्यारी ने पणजी में गोवा के अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में जो है ना
गोवा में अतिरिक्त जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्होंने गोवा को ज्वाइन करा और वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इसके साथ ही वो गोवा के भी अंतिम राज्यपाल के रूप में भी कार्य करते रहेंगे। ध्यान दीजिए, केसियारी का जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 17 जून 1942 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हुआ था और 2001 से 2002 के बीच में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपना सेवा दिया है देश को। 13 देखते हैं। 13 है, हाल ही में अटल ARIIA 2020 की रैंकिंग में भारत की किस शिक्षण संस्थान ने सबसे फर्स्ट स्टेज प्राप्त किया है? तो ये जो है देखिए IIT मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस रिलेटेड कुछ डिटेल है। 18 अगस्त 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस वर्ष के अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की घोषणा की गई। बेस्ट सेंट्रल फेडेड इंस्टीट्यूट की श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास को प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और इसके साथ ही दूसरे तथा तीसरे स्थान पर जो है ना IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली रही है। नेक्स्ट देखते हैं 14, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? किस भाग में ये वर्णित है मौलिक अधिकार? देखिए ये जो है ना भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? देखिए मूल अधिकारों को सबसे पहले जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में जो है ना संवैधानिक मान्यता इसको दी गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 16 में बोला जा रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक है? तो ये जो है देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ना भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं। 17 में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इन्होंने है ना देखिए भाग 3 को कहा है, ठीक है, सर्वाधिक अलौकिक भाग। ठीक है, भाग 3 में अब आपको कमेंट करके बताना है भाग 3 में कहां से कहां तक भाग 3 एग्जिस्ट करता है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। ठीक, चलिए 18 देखते हैं। 18 हमारा बोल रहा है मूल अधिकार जो है मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, यहाँ पे हमें खासियत इसकी बतानी है कि मूल अधिकार को जो है ना क्यों मूल अधिकार बोलते हैं, इसमें जो मूल शब्द है वो मूल क्यों कहलाता है, क्या इसका खासियत है? तो देखिए इसमें होता क्या है, मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग को मिलना ही मिलना चाहिए, इसलिए इसको मूल कहते हैं। 19 देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। 20 देखते हैं। 20 में देखिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो देखिए सबसे शुरू में जो है ना मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? वो 7 थी। अब ये घट के कितनी रह गई है? 6 रह गई है। एक जो मौलिक अधिकार पहले हुआ करता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे अब 300A के तहत इसको हमारे संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ध्यान रखें। 21 देखते हैं। 21 में क्या बोला जा रहा है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो यहां देखिए भारत के संबंध में जो मौलिक अधिकार है ना वो मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 22 भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में जो है ना मूल अधिकार ये जो है परिवर्तनीय है। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किनका है? तो मौलिक अधिकारों का जो है ना लागू करने का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का भी है और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? देखिए मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ना वो सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 25 थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं मैं, चलो फिलहाल ऐसे ही देखते हैं। तो 25 में क्या बोला जा रहा है? देखिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है।
किस आधार पे किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ओके, यदि भारतीय सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता जो है छलपूर्वक प्राप्त की गई है, और डी में बोला जा रहा है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो ये जो इसका जो करेक्ट हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या बोल रहा है 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 क्या क्या है स्टेटमेंट देख लें ध्यान से। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो ऑटोमेटिकली इंडिया खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी खत्म कर दी जाएगी। थर्ड है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो भी इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 26 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 26 में बोला जा रहा है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वत का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भागों पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? देखिए स्थल मंडल के टोटल 26% ऑफ पार्ट पे पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। पर्वतों पर विश्व की 1% जनसंख्या निवास करती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है और फैक्ट है, ये आपको जानने लायक है, ध्यान में जरूर रखें। 27 देखते हैं, पर्वत की गणना किस श्रेणी स्थल रूप में की जाती है? देखिए पर्वत की जो गणना है ना, ये जो काउंटिंग है ये की जाती है द्वितीय श्रेणी स्थल के रूप में, ठीक है। मैदान की गणना भी स्थलों रूपों में जो है ना द्वितीय श्रेणी में ही, सेकंड क्लास में ही इसका काउंटिंग किया जाता है। 28 देखते हैं, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए इसका जो प्रतिपादन किया है वो है जॉली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? देखिए तो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की जो रचना है ना, आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 30, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है वो कोबर्ड ने करा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 30 में देखते हैं, नवीनतम पर्वतमाला है, कौन सी नवीनतम पर्वतमाला है? तो देखिए ये जो है नवीनतम पर्वतमाला वो है यूराल। और सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? कमेंट करके आप जरूर बताएं अगर आपने होमवर्क करा है। या आपका मैं भी थोड़ा सा बीच बीच में मैं क्वेश्चन से हट के भी थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता रहूँगा आपसे। अगर आपने होमवर्क सीरीज आप हमारा फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 32, रॉकीज, एडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि जो है किस प्रकार के पर्वतों के एग्जाम्पल्स हैं? तो देखिए ये सारे जो है ना, ये सारे वलित पर्वतों के रूप हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए 33 देखते हैं, यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत, और यहाँ पे जो सुमेलित करना है, यहाँ पे देखिए जो कूट है यहाँ पे हमारा हो जाएगा। देखिए अवशिष्ट पर्वत जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं कि स्क्रीन में फिट आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ जो अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नीलगिरी में, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, तो ज्वालामुखी पर्वत जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मोना लोआ, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है कि खंड पर्वत, तो खंड पर्वत जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए वलित पर्वत हिमालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही कूट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, कौन सा इसमें अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण नहीं है? देखिए अवशिष्ट पर्वतों का जो उदाहरण नहीं है वो है फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वतों का टाइप नहीं है। 35 देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिस सागर की जो है ना इसमें से उत्पत्ति इसकी हुई है। नेक्स्ट की ओर से बढ़ते हैं हम। 36, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? देखिए दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वो स्टैब्लिश्ड है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? देखिए जो पर्वत जल विभाजक जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है वो है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत कहाँ है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
38 विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है एडीज पर्वत श्रेणी। यहाँ विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखें, विश्व में सबसे लंबी, ना कि बड़ी ना कि ऊंची, लंबी की बात हो रही है, एडीज पर्वत श्रेणी हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 39। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये सारी पहाड़ियाँ जो है ना, देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सारी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। 40 देखते हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रुटकामा, ठीक है, निम्न में से किस देश के सर्वोच्च पर्वत शिखर है? फिर से ध्यान दें, पॉइंट पेड्रो तथा पिड्रुटागाला निम्न में से किस देश के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं? तो ये सारे जो है ना, ये सारे श्रीलंका के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। नेक्स्ट 41 देखते हैं। एडिज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखिए एडिज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है एकांगुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट डैश देश में है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, किस कंट्री में है, किस देश में है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ना, एक्चुअली नेपाल में ही है। इसका जो एक्सटेंशन है वो हमारे इंडिया में भी आता है और फिर इधर चाइना में भी थोड़ा चला जाता है, ठीक है, बट एक्चुअली माउंट एवरेस्ट जो बोलते हैं नेपाल में, इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, वो नेपाल ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए तिब्बत का जो पठार है वो मध्य हिमालय पर्वत तथा क्यूनिलुन के बीच में ये है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 44 विश्व में उत्पादन होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है? देखिए ये जो है ना, मैदान में जो उपजाया जाता है वो लगभग 85% मैदानों में ये उपजाया जाता है, ठीक है। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग 85% भाग जो है वो मैदानों में ही उपजाया जाता है। 85%, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल के रूप में सभ्यता का पालन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? देखिए तो ये जो कहा जाता है ना, ये मैदान को जो कहा जाता है सभ्यता का पालन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो देखिए ये जो भारत में है ना, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख जो कारण है, मेन जो रीज़न है वो कौन सा है? देखिए इसका जो मेन रीज़न है वो है जलवायु संरचना एवं उच्चवात की विविधता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो देखिए क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के जो प्रमुख वर्ग जो हैं वो लगभग 4 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 49 क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर जो भारतीय मिट्टियों का जो सही अवरोही क्रम है वो हो जाएगा जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? देखिए गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर बोलते हैं। राइट, चलिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का ये टॉप MCQ लूसेंट से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो का जो कट ऑफ मार्क रखा गया है वो है 40। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर पार करेंगे और कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर हमें बताएं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।